प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सभी गत दिवस में जो पाठ पढ़ाया गया उसका अध्ययन आपने समीचीन किया होगा। आज हम गद्य विधा के अंतर्गत प्रेमचंद रचित दो बैलों की कथा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम लेखक के या प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी संसार के महान रचनाकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ये अंग्रेज सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में सक्रिय हो गए। उनके लेखन कार्य ने स्वतंत्रता आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि एवं गोदान है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने नाटक, निबंध आदि क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक क्षमता का परिचय दिया है। प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। गांव और शहर का परिवेश वो उसकी अभिव्यक्ति ही प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषता है। दलितों का शोषण, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, सामंती समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। समाज व राष्ट्र उनकी साहित्यिक चेतना के आधार रहे। व्यापकता प्रेमचंद के साहित्यिक संसार की प्रमुख विशेषता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों को सीधी सरल भाषा में कहने की विलक्षण क्षमता ने ही प्रेमचंद को संसार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार बनाया है। भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। हिंदुस्तानी भाषा उनकी साहित्यिक भाषा का आधार रही। परिस्थितियों के अनुकूल भाषा का निर्माण करना उनकी भाषाई कुशलता का प्रमाण है। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित जो दो बैलों की कथा है उसका हम भूमिका के साथ साथ पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की उन सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है जिनके माध्यम से उन्होंने कृषक समाज और पशु पक्षियों के बीच भावनात्मक संबंधों का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों के चरित्र और घटनाओं से प्रेमचंद इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संदेश के साथ यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना के साथ जुड़ जाती है। इस कहानी में कथा परंपरा का समुचित उपयोग और विकास हुआ है। यही प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे प्रथम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु गधे व बैल की तुलना। संसार में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। कहानीकार के अनुसार उसका सीधापन और सहनशीलता उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इसी सीधेपन के कारण पश्चिम देशों में भारतीयों को असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। सीधेपन में बैल गधे का छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए कि कभी कभी बैल
गधे की अपेक्षा असंतोष प्रकट कर ही देता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हीरा मोती दो बैलों की मित्रता। यह कहानी दो ऐसे बैलों की कहानी है जो अपनी मानवीय समझ के कारण आदमी से अधिक समझदार और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। इन बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। दोनों बैल झूड़ी किसान के हैं। झूड़ी उनकी अच्छी देखभाल करता है। वे भी झूड़ी का काम मन से करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, एक साथ ही नाद में मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के मन के भावों को समझ जाया करते। बैलों का झूड़ी की ससुराल जाना। एक बार झूड़ी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेजने का निश्चय किया। उन्हें यह पसंद नहीं आया। हीरा मोती को लगा कि झूड़ी ने उन्हें बेच दिया है। झूड़ी के साले गया को उन्हें ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। बैलों का झूड़ी के घर वापस भागना। हीरा मोती का मन अपनी जमीन और प्यार करने वाले मालिक से बिछुड़कर उदास था। उसी दिन दोनों ने मन ही मन निश्चय किया और रात को दोनों पगहा रस्सी तुराकर भाग गए और सुबह तक झूड़ी के घर पहुंच गए। झूड़ी के गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे, पर झूड़ी की पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर सूखा भूसा खाने को रख दिया। सूखा भूसा दोनों कैसे खाते? झूड़ी ने मजदूर से खली डालने के लिए कहा, पर मालकिन के इस व्यवहार को देख मजदूर की हिम्मत न हुई। वह क्रोध में हीरा मोती को नमक हराम कहती जा रही थी। हीरा मोती का झूड़ी की ससुराल दोबारा जाना। दूसरे दिन झूड़ी का साला गया फिर उन्हें ले गया। गया को उन्हें ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। घर पहुंचकर गया ने उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। गया ने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अगले दिन हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी खूब पिटाई हुई। गया हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा तो मोती गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने हल समेत दौड़ लगा दी। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट गए। उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियां थी। गया 2 आदमियों के साथ आकर उन्हें पकड़कर घर ले गया। लड़की के सहयोग से बैलों का भागना। गया उन्हें रोज सूखा भूसा खाने को देता। गया के इस व्यवहार से हीरा मोती के मन में विद्रोह की भावना घर कर रही थी। लेकिन रोज रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिला जाती थी। छोटी लड़की का स्नेह देखकर उनका मानो पेट भर जाता। एक दिन रात को उस लड़की ने उन्हें चुपचाप खोल दिया। वे भागे। गया ने साथियों समेत उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे उससे बहुत आगे निकल गए। सांड से लड़ाई। दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए, पेट भर खाया और मस्ती करने लगे। एक सांड को अपनी ओर आते देख पहले तो दोनों डरे, लेकिन योजना के अनुसार दोनों ने मिलकर उस सांड की अच्छी खबर ली। सांड जब एक पर झपटता तो दूसरा उसके पीछे से सींग चुबो देता। अंत में सांड अधमरा होकर गिर पड़ा। संगठित शक्ति से दोनों ने विजय पाई। कांजी हाउस की कैद में हीरा मोती। भूख से व्याकुल हीरा मोती फिर एक मटर के खेत में घुस गए, पर इस बार पकड़े गए। उन्हें कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। वहां उन्हें खाने को कुछ न मिला। और भी अनेक पशु वहां थे जो भूखे प्यासे मुर्दों से परे थे। भागने की असफल कोशिश। रात को दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को वहां से मुक्त कर दिया। हीरा का बंधन नहीं खुल पाया, इसलिए मोती भी वहीं रह गया। सुबह उनकी मरम्मत हुई और मोती को भी बांध दिया गया। खाने को कुछ न दिया गया।
हीरा मोती नीलाम कसाई के हाथों में। सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आई। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल हो गए थे और कसाई के हाव भाव देखकर दोनों डर से कांप रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ता कुछ परिचित सा लगा। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। वे दौड़कर झूड़ी के घर अपने थान पर आ गए। बैलों को देखते ही झूड़ी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया। दोनों में बहस हुई। मोती ने कसाई पर सींग चलाया तो वह भाग खड़ा हुआ। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर भगा दिया। हीरा मोती वापस झूड़ी के घर पर। अपने प्यार करने वाले मालिक और वे अपने थान को पाकर खुश थे। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव मनाया गया। झूड़ी की पत्नी ने भी उनके माथे चूम लिए। कहानी में दो बैलों की कथा। कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। सर्वप्रथम सच्ची मित्रता। इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरा मोती के माध्यम से मित्रता का पवित्र भावनात्मक मूल्य उभरा है। संकट के समय भागने की अपेक्षा मित्र का साथ देना सच्ची मित्रता के लक्षण हैं। हीरा मोती ऐसा ही करते हैं। स्वामी भक्ति की भावना। झूड़ी से हीरा मोती का आत्मीय संबंध था। इसी लगाव के कारण हीरा मोती बार बार विपत्तियों से लड़ते हुए झूड़ी के घर वापस जाना चाहते थे। स्वतंत्रता एवं संघर्ष की भावना। हीरा मोती का अत्याचार के खिलाफ संघर्ष उनकी स्वतंत्र रहने की भावना से जुड़ता है। गया के यहाँ से भागना और कांजी हाउस की दीवार गिराना इसी बात के प्रमाण है। इसी स्त्रियों के प्रति सम्मान। अनेक सामाजिक विसंगतियों से घिरी स्त्री के लिए हीरा का यह कथन कि औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। परोपकार की भावना। छोटी बच्ची के प्रति सहानुभूति और कांजी हाउस की दीवार तोड़कर कैद जानवरों को भगाना उनकी परोपकार की भावना को दर्शाता है। अंत में सहयोग की भावना। हीरा मोती संकट के समय एक दूसरे का सहयोग कर बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल आसानी से निकाल लेते हैं। यदि हम इस कहानी पर विचार करें तो यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति की कहानी है। दोनों बैल इस भावना के प्रतीक हैं। प्रेमचंद ने जिस समय यह कहानी लिखी थी उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। अपनी बात को खुलकर न कह पाने के कारण प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से अपनी बात कही। इस कहानी के पात्र और उनसे जुड़ी घटनाएं स्पष्ट संकेत करती हैं कि आज़ादी के लिए हीरा मोती जैसे दो विचारधाराएं जब आपस में मिलती हैं तो स्वतंत्रता आसानी से मिल जाती है। हीरा अहिंसा का प्रतीक है तो मोती क्रांति का। आशा है जो आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी और हम यह आशा करते हैं जो इसे आप कहानी को एक बार पहले पढ़ें, तत्पश्चात जो शब्दार्थ दिए हुए हैं शब्दार्थ का भली भांति मनन कर तत्पश्चात कहानी को क्रमशः महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पढ़ें, जिससे आपको कहानी सहजता से या यूँ कहें सरलता से समझ में आ जाएगी और उसके आधार पर ही कुछ 4-5 प्रश्न दिए होंगे जिसे आप आसानी से समाधान भी कर सकेंगे। धन्यवाद।